अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करना है लेक्चर नंबर 3 है हमारा और उसमें हम टॉपिक है हमारा यूजेस ऑफ एंजाइम। यूजेस ऑफ एंजाइम में सबसे पहले तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम और उसमें हमने एक बात डिस्कस की थी कि जो एंजाइम्स होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं और स्पेसिफिक दो तरह से होते हैं, फॉर द टाइप ऑफ रिएक्शन एंड फॉर आल्सो फॉर द नेचर ऑफ द सबस्ट्रेट। तो उसके बाद हमारे पास है कि जो एंजाइम्स हैं हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, इंडस्ट्री के अंदर कहाँ कहाँ यूजेस होते हैं, और ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन भी है और शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि जो एंजाइम्स हैं इंडस्ट्री के अंदर वो जो आपकी सिलेबस में दिए गए हैं वो 4 दिए गए हैं। इसके अलावा इंडस्ट्री में और भी बहुत सारे इसके यूजेस होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फूड इंडस्ट्री की, उसके बाद है ब्रीविंग इंडस्ट्री, तीसरा है पेपर इंडस्ट्री, बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स, इसके अलावा एग्रीकल्चर, कॉस्मेटिक्स, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, इनके अंदर जो है वो एंजाइम यूज किए जाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमारे सिलेबस में है वो है फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में जो है एंजाइम किस तरह जो है वो इन्वॉल्व है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारे पास है जो एंजाइम्स हैं वो ब्रेक करते हैं स्टार्च को किसके अंदर, सिंपल शुगर्स के अंदर। तो सिंपल शुगर्स के अंदर जब वो कन्वर्ट करते हैं मतलब एंजाइम, और उन सिंपल शुगर्स को यूज किया जाता है व्हाइट ब्रेड, बंस, डबल रोटी की तरह जो है ये इसके अंदर, और इसमें एक ब्रेड है तो ये इसके अंदर जो प्रोसेस होता है उसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। और फर्मेंटेशन क्या है बेसिकली, याद रखिएगा कि हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि यीस्ट है, जिसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम यूज किए जाते हैं किस लिए, उन एंजाइम को यूज किया जाता है और क्या किया जाता है, जो है एथेनॉल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस की जाती है। अब एथेनॉल ब्रीविंग इंडस्ट्री के अंदर, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ब्रेड को राइज करने में जो है वो यूज होती है। इस तरह से बर्न्स के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड यूज की जाती है। और इसकी एग्जांपल मेरे पास है प्रोटीएज एंजाइम है, और प्रोटीएज एंजाइम की एग्जांपल है ट्रिप्सन। ये ट्रिप्सन एंजाइम जो है ये बेसिकली हमारे इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होता है और ये एंजाइम बेसिकली प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। और ये इसी तरह से अगर हम इस प्रोटीन ट्रिप्सन एंजाइम को यूज करें हम फूड इंडस्ट्री के अंदर तो हम इससे जो है वो फायदा हासिल कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड हमारे पास है ब्रीविंग इंडस्ट्री। ब्रीविंग इंडस्ट्री मतलब शराब बनाने वाली जो सनत होती है, ब्रीविंग इंडस्ट्री के अंदर भी जो है वो एंजाइम यूज किए जाते हैं। और एंजाइम बेसिकली उसके अंदर जो प्रोसेस होता है उसका नाम होता है फर्मेंटेशन। और फर्मेंटेशन कैसे कहते हैं कि बेसिकली उसके फर्स्ट स्टेप के अंदर ग्लूकोज को 2 पायरिक एसिड में चेंज किया जाता है और सेकंड स्टेप में पायरिक एसिड को चेंज किया जाता है लैक्टिक एसिड के अंदर चेंज किया जाता है, या फिर उसको डिफरेंट कंपाउंड्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। अब या एथेनॉल के अंदर, ठीक हो गया। अब एथेनॉल का जो मेथड है वो ब्रीविंग इंडस्ट्री में यूज होता है। तो मैंने यहां पर एक पहले आउटलाइन देख लेते हैं। यीस्ट है, उसके अंदर एंजाइम्स हैं और वो स्टार्च को ब्रेक करेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे एथेनॉल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ड्रिंक को फिजी बनाने में यूज होती है, जबकि अब जो एथेनॉल है बेसिकली ये हमारा प्रोडक्ट है जो हमने ब्रीविंग इंडस्ट्री के अंदर यूज किया। इसके बाद हमारा पहला पॉइंट है कि एंजाइम ब्रेक द स्टार्च एंड प्रोटीन्स। अब जो एंजाइम होते हैं ना बेसिकली यीस्ट के अंदर, वो स्टार्च और प्रोटीन को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, और जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन प्रोडक्ट्स को फर्मेंटेशन में यूज किया जाता है और उससे क्या प्रोड्यूस की जाती है, अल्कोहल यानी शराब वगैरह बनाई जाती है। ये हमारा हो गया सेकंड। थर्ड है हमारे पास पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री के अंदर जो है पल्प जो बनाने का जो मिक्सर होता है उसके अंदर बेसिकली एंजाइम डाले जाते हैं और उन एंजाइम का काम होता है कि स्टार्च को जो है उसको ब्रेक डाउन करना और उसकी विस्कोसिटी को जो है वो चेंज करना। जब विस्कोसिटी चेंज की जाती है तो उसको फिर पेपर बनाने के अंदर यूज किया जाता है। और इसमें जो एंजाइम यूज होते हैं, और एंजाइम को सबसे पहले ये आप राइट कर लीजिएगा, सेलुलेज एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम है, ठीक हो गया। और ये इसी तरह से दूसरे हमारे पास एंजाइम्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पेपर इंडस्ट्री में एंजाइम क्या करते हैं, स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हैं। और ब्रेक डाउन क्यों करते हैं, टू लोअर इट विस्कोसिटी दैट एट द मेकम पेपर बनाने के अंदर उसको फिर दोबारा यूज किया जाता है। और उसकी एग्जांपल आप राइट कर लेंगे, क्लियर। और उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट है बायोलॉजिकल इंडस्ट्री।
बायोलॉजिकल मतलब बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स जो साबुन बनाने वाली सनत जो होती है या सर्फ बनाने वाली जो सनत होती है वो बेसिकली एंजाइम्स को जो है वो यूज करते हैं डिफरेंट स्टेन दाग धब्बे जो कपड़ों के ऊपर होते हैं उनको नहीं बने। अब मिसाल के तौर पर कपड़े के ऊपर प्रोटीन का यानी कि गोश्त का अगर निशान लग गया है, ठीक हो गया, तो उसको रिमूव करने के लिए प्रोटीन चाहिए, प्रोटीएज यानी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम चाहिए, तो उनको हम सर्फ एक्सेल के अंदर यूज करके हम दाग धब्बों को दूर कर सकते हैं। इसको अगर हम रीड करें तो हमारे पास है एंजाइम्स आर यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ द प्रोटीन स्टेन्स। अब प्रोटीन को स्टेन करने के लिए प्रोटीन से रिलेटेड कोई एंजाइम होगा। अब जैसे वो ट्रिप्सन हो सकता है, ठीक हो गया, वो हमारे पास अच्छा, इसके साथ ही हमारे पास कि अब वो स्टेन्स कहां से रिमूव किए जाते हैं, क्लॉथ से, और इसके लिए जो हमारे पास एंजाइम यूज किए जाएंगे और इन एंजाइम को हम नाम देते हैं, फॉर एग्जांपल एक एंजाइम है हमारे पास अमाइलेज। ये अमाइलेज एंजाइम क्या करता है, अमाइलेज एंजाइम बेसिकली क्या करता है, यूज होता है डिश वॉशिंग के अंदर। अगर अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, तो अगर कार्बोहाइड्रेट के अगर स्टेन्स हैं अगर वो कपड़ों के ऊपर लगे हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम अमाइलेज हम सर्फ एक्सेल वगैरह के अंदर यूज करके उन दाग धब्बों को दूर कर सकते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। वो हर चीज जो एंजाइम की शेप को और एंजाइम की केमिस्ट्री को चेंज कर दे, वो हर चीज एंजाइम की एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर सकती है। इसलिए इसको रीड कर लेते हैं। एनी फैक्टर दैट कैन चेंज द शेप एंड द केमिस्ट्री ऑफ द एंजाइम अफेक्ट द इट्स एक्टिविटी, यानी उसकी एक्टिविटी को क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। सब अब उसके हमारे पास फैक्टर्स जो है आपकी बुक के अंदर 4 दिए गए हैं। उनमें से भी आपकी बुक के अंदर 3 दिए गए हैं, फर्स्ट ईयर के अंदर उसके जो है 4 दिए गए हैं। अब सबसे पहले हमारा पॉइंट है टेम्परेचर, हाउ टेम्परेचर अफेक्ट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास एक पॉइंट है, उसको हम इक्वेशन की फॉर्म में आप लिख लेंगे। टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिएक्शन रेट अप टू अ सर्टेन लिमिट। मतलब क्या है कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे रिएक्शन रेट बढ़ेगा और वो बढ़ता जाएगा और उस वक्त तक बढ़ेगा जब तक वो अपने मैक्सिमम जो है वो वर्किंग के ऊपर नहीं जाता, जिसको हम नाम देते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। व्हाट इज ऑप्टिमम टेम्परेचर? मिसाल के तौर पर कोई एक एंजाइम है, उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है 37, जैसे हमारी बॉडी के हैं। तो अब हमने स्टार्ट किया 30 से, जब 30 से 32 करेंगे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, रिएक्शन रेट बढ़ेगा। 34 करेंगे रिएक्शन रेट मजीद बढ़ेगा। 36 करेंगे रिएक्शन रेट मजीद बढ़ेगा। 37 करेंगे मैक्सिमम हो जाएगा। जब मैक्सिमम से अब 38 करेंगे तो जो रिएक्शन रेट है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो टेम्परेचर जब किसी एंजाइम की एक्टिविटी अपने मैक्सिमम लेवल के ऊपर होती है तो हम उस टेम्परेचर को उस एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। और हर एंजाइम जो हमारी बॉडी के अंदर एंजाइम्स होते हैं, इनका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। क्लियर? ऑल द एंजाइम्स वर्क्स एट इट्स मैक्सिमम रेट एट स्पेसिफिक टेम्परेचर्स। एक खास टेम्परेचर के ऊपर जो एंजाइम्स होते हैं अपनी मैक्सिमम वर्किंग शो करते हैं। उस मैक्सिमम टेम्परेचर को स्पेसिफिक टेम्परेचर को जब एंजाइम की जो एक्टिविटी होती है वो मैक्सिमम रेट के ऊपर होती है, उसको हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। और हमारी बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है, ह्यूमन बीइंग का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है वो होता है 37 सेल्सियस स्केल। नेक्स्ट है हमारे पास डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। अब याद रखिएगा ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हाउ टेम्परेचर अफेक्ट द एंजाइम एक्शन, या इसको कह सकते हैं व्हाट इज द मीन ऑफ डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। तो इसमें याद रखिएगा कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसके अंदर हीट इंक्रीज होगी। जब हीट इंक्रीज होती है तो जो हमारे पास एंजाइम्स हैं उनके अंदर एटम्स की वाइब्रेशनल जो मूवमेंट होगी वो इंक्रीज होगी। अब जब वाइब्रेशन इंक्रीज होगी तो उससे क्या होगा, एंजाइम की जो अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होगी। तो काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज होने से एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ जाती है। क्लियर हो गया? When heat rises a certain limit, add the activation energy, and this activation energy is transformed into kinetic energy. Clear? And this kinetic energy provide the energy to increase the rate of the reaction.
क्लियर हो गया? अप टू अ सर्टन लिमिट, मतलब एक खास हद तक। अगर हम उस हद से भी बढ़ेंगे, उस हद से भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होगी, इंक्रीज नहीं होगी। उसकी वजह क्या है? उसके लिए हमारे पास पॉइंट है, बट व्हेन द हीट इंक्रीज, जब हम हीट को इंक्रीज करेंगे अबव फ्रॉम द ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर से जब भी बढ़ेंगे तो उससे क्या होगा? जो एंजाइम्स होते हैं वो बेसिकली किससे बने हुए? एटम से, प्रोटीन से, अमाइनो एसिड प्रोटीन, एटम। अब एटम्स बेसिकली क्या है? जब इन एटम्स की एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो उनके अंदर जो वाइब्रेशनल मूवमेंट होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और वाइब्रेशन एनर्जी के बढ़ने की वजह से जो एंजाइम की ग्लोबुलर शेप होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, लॉस हो जाती है। तो एंजाइम जो ग्लोबुलर शेप अगर जो लॉस हो जाए तो इससे इफेक्ट क्या होगा? इससे इफेक्ट होगा एंजाइम अपनी जो वर्किंग है वो नहीं कर पाएगा। वो परमानेंटली तौर पर भी हो सकती है, वो शॉर्ट टाइम के लिए भी हो सकती है। तो इसके में याद रखें, बट व्हेन द हीट इंक्रीज अबव फ्रॉम द ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर से जब भी बढ़ाएंगे तो क्या होगा? वाइब्रेशन ऑफ द एटम्स इंक्रीज, जो एटम्स की वाइब्रेशन एनर्जी है वो इंक्रीज हो जाएगी। और जब, अब इसकी बेहतरीन एग्जांपल मैं दूं, पानी है, उसको गर्म करते जाएं एक वक्त क्या आएगा कि पानी अपनी सरफेस को छोड़ देगा और वो लिक्विड से गैस में चेंज हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब देखिए क्या हुआ उस केस में, क्या हुआ? पानी के मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेशन है वो इतनी बढ़ गई कि वो जो अपनी सरफेस के अंदर बॉन्डिंग है वो बरकरार नहीं रख पाए। ठीक इसी तरह से वो एटम्स के साथ भी होता है। क्लियर? अब फिर क्या होगा? ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम विल बी लॉस। अब ग्लोबुलर स्ट्रक्चर जैसे ही लॉस होगा, इससे क्या होगा? डीनेचरेशन ऑफ द एंजाइम का नाम देते हैं। और इससे क्या होगा? रैपिड डिक्रीज इन द रिएक्शन, और इससे रिएक्शन का रेट रैपिडली डिक्रीज हो जाएगा, या परमानेंटली तौर पर जो एंजाइम की एक्टिविटी होती है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो इसको हम जो है वो कहेंगे डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।